नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर, जहां पर हम लेते हैं जायजा डिसेबिलिटी जगत से आ रही तमाम लेटेस्ट अपडेट्स का, जॉब अलर्ट्स का और साथ ही साथ DEPWD MSJE डिपार्टमेंट के तरफ से आती सोशल मीडिया अपडेट्स का भी। दोस्तों, आज हम शो में आपके लिए लेकर आए हैं खासम खास जॉब अलर्ट्स, कुछ इवेंट्स के बारे में जानकारी और कुछ ऐसी खबरें जो सीधे ताल्लुक रखती हैं डिसेबिलिटी की दुनिया से। दोस्तों, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप सुनते हैं हर शुक्रवार रात 9 बजे, जिसका रिपीट टेलीकास्ट आप सुन सकते हैं शनिवार दोपहर 4 बजे। साथ ही साथ अगर आप कोई शो मिस कर देते हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इसे आप जरूर सुनिएगा हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, और इस पर आप अपने विचार, अपने सुझाव भी साझा कर सकते हैं कि आपको प्रोग्राम कैसा लगता है, इसमें जुड़े अलग अलग सेक्शंस कैसे लगते हैं और इनसे आती जानकारी से आप लाभान्वित होते हैं या नहीं। सही मायनों में आपके शब्द हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि हम अपने प्रयासों को सही दिशा में बनाए रखें। तो आइए बिना समय गवाएं आज के शो की शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत में सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। नेशनल मेडिकल कमीशन ने जारी की अंतरिम गाइडलाइंस, दिव्यांग उम्मीदवारों को मिलेगा MBBS में दाखिले का नया रास्ता। हाल ही में आया दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, हाई BP और डायबिटीज को माना गया दिव्यांगता, वायुसेना अधिकारी को मिली डबल पेंशन। दिव्यांगों के अधिकारों को मजबूत करने के लिए संसद को भेजा गया सामूहिक ज्ञापन, RPWD अधिनियम की ताकत बढ़ाने की मांग। झारखंड में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र का खुलासा, दिव्यांगजन के अधिकारों पर संकट। दिव्यांग CA से अभद्रता करना पड़ गया भारी, हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने गृह विभाग पर लगाया 50,000 रुपए का जुर्माना। हॉलीवुड की फिल्म विकेट 2 में दिव्यांगता को लेकर बड़ा बदलाव, दर्शकों ने सराहा नया दृष्टिकोण। ओडिशा में दिव्यांग MBBS उम्मीदवारों की मेडिकल जांच अब से बंद, अब से दूसरे राज्यों में जाना होगा। रेलवे ने बदला अपमानजनक शब्द, अब मानसिक रूप से विकलांग नहीं, बौद्धिक विकलांगता होगा दर्ज। लखनऊ के हजरतगंज में 13 वर्षीय दिव्यांग दलित किशोरी से सामूहिक बलात्कार, 3 आरोपी हिरासत में। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आज के शो की पहली खबर सुनते हैं नई दिल्ली से। ये एक अहम खबर आ रही है नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC से। NMC ने MBBS के पाठ्यक्रमों में दिव्यांग छात्रों के दाखिले हेतु अंतरिम दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD उम्मीदवारों को अब यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड UDID, स्व प्रमाणित एफिडेविट और चयनित मेडिकल बोर्ड में रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। लेकिन खास बात तो ये है कि देश भर में केवल 16 मेडिकल बोर्ड्स ही इस मूल्यांकन के लिए नामित है, जिससे कि कई राज्यों में पहुंच की चुनौती बन रही है। नीट UG काउंसलिंग शुरू होने से ठीक पहले ये निर्देश जारी हुए हैं। नए नियमों के मुताबिक दिव्यांग विद्यार्थियों को अब शारीरिक क्षमता पर स्वयं ही एफिडेविट देना होगा, जैसे कि वे अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं या नहीं, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं या नहीं, या भोजन और लिखने पढ़ने जैसी रोजमर्रा की गतिविधियां स्वयं कर सकती हैं या नहीं। प्रसिद्ध दिव्यांगता अधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने इन दिशा निर्देशों की तीखी आलोचना की है। उनका कहना ये है कि प्रक्रिया समावेशिता की भावना के खिलाफ है और उम्मीदवारों पर दोहरा भार डाल रही है। पहले स्वयं एफिडेविट भरना, फिर मेडिकल बोर्ड से मूल्यांकन कराना। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही NMC को उसके एबलिज्म के लिए फटकार लगाई थी और फिर भी दिशा निर्देश में संस्थानों में अनेबलिंग यूनिट स्थापित करने या क्लिनिकल एकोमोडेशन देने की कोई बात नहीं की गई।
हालांकि एनएमसी ने यह स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों की योग्यता का मूल्यांकन अब फंक्शनल एबिलिटी पर आधारित होगा, न कि केवल अकादमिक संख्यात्मक मापदंडों पर। इसके अतिरिक्त सभी संस्थानों को बाधा मुक्त पहुंच, डिसेबिलिटी सेल और शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नई दिल्ली से आ रही एक और बड़ी खबर से, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रुप कैप्टन गिरीश कुमार जौहरी को राहत देते हुए उनके हाई ब्लड प्रेशर और टाइप 2 डायबिटीज को दिव्यांगता की श्रेणी में मान्यता दे दी है। अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि उन्हें 1996 से लेकर जीवन भर की दिव्यांगता पेंशन भी दी जाए, जिसमें कि 6% वार्षिक ब्याज भी शामिल होगा। ये फैसला न केवल अधिकारी के लिए राहत है, बल्कि सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों के लिए भी एक मिसाल बन रहा है। जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की पीठ ने कहा कि जब कोई व्यक्ति सशस्त्र बलों में भर्ती होता है तो उसकी पूरी शारीरिक और मानसिक जांच होती है। यदि उस समय वो पूरी तरह से स्वस्थ पाया गया तो बाद में हुई बीमारियों को सेवा की परिस्थितियों से जोड़ा जाना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सैन्य सेवा में तनाव और दबाव के कारण हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं और इन्हें दिव्यांगता माना जाना चाहिए। दोस्तों, ये मामला पहले सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT में अधिकारी के पक्ष में गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अब कोर्ट ने उस चुनौती को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर पेंशन और बकाया राशि चुकाने का आदेश भी दिया है। ये पेंशन मूल रिटायरमेंट पेंशन से अलग होती है और वेतन के 50% हिस्से के रूप में दी जाती है। दोस्तों, खबर सुनते हैं जमशेदपुर से। ये एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर झारखंड विकलांग मंच ने खुलासा किया है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में लगभग 20 सरकारी शिक्षकों ने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर स्थानांतरण की अनुचित मांग की है। इन शिक्षकों ने जामताड़ा जिले के स्वास्थ्य विभाग से 40 से 45% दिव्यांगता दर्शाते हुए प्रमाण पत्र प्राप्त किए, लेकिन जब जमशेदपुर सदर अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच की गई तो सच्चाई सामने आ गई। 16 शिक्षक पूर्णतः स्वस्थ पाए गए, जिनमें कोई दिव्यांगता नहीं थी। 3 शिक्षकों की दिव्यांगता मात्र 20 से 25% थी, जो स्थानांतरण की पात्रता से काफी कम है, और 2 शिक्षकों द्वारा 50% दृष्टि दोष का दावा किया गया था, जो नेत्र विशेषज्ञों और ENT डॉक्टर्स की जांच में निराधार साबित हुआ। दोस्तों, डॉक्टर विश्वेश्वर यादव ने इस प्रकरण को दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 91 और 92 के तहत गंभीर बताया और दोषी शिक्षकों और प्रमाण पत्र जारी करने वाले डॉक्टर्स पर कठोर विभागीय और कानूनी कार्रवाई की मांग की। मंच के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने कहा कि ये न केवल दिव्यांग जन समुदाय अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि समाज में भ्रांतियों को बढ़ावा देता है। यदि शीघ्र और पारदर्शी कार्रवाई नहीं हुई तो मंच माननीय उच्च न्यायालय का रुख करेगा। दोस्तों, नई दिल्ली से ये एक अहम खबर सामने आ रही है, जिसमें कि देश भर से 48 से अधिक दिव्यांगजन अधिकार संगठनों और कार्यकर्ताओं ने संसद के सामने एक ऐतिहासिक सामूहिक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इसका उद्देश्य है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 यानी कि RPWD अधिनियम के प्रवर्तन तंत्र को मजबूत बनाना, ताकि अधिनियम में दर्ज अधिकार केवल कागजों पर न रहे। दोस्तों, इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर गंभीर चिंता भी इसमें जताई गई है। ज्ञापन के अनुसार मुख्य आयुक्त CCPD और राज्य आयुक्त SCPD को न्यायिक शक्तियों की कमी के कारण उनके आदेशों का कार्यान्वयन संभव नहीं हो पाता है। वे सिफारिशें तो दे सकते हैं, लेकिन कानूनी रूप से उन्हें लागू कराने का कोई तंत्र मौजूद नहीं है। इसी कारणवश दिव्यांगजनों को महंगी और थकाऊ अदालतों की प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है, जो न्याय को असंभव बना देता है। दोस्तों, आइए सुनते हैं कि इसमें कानूनी खामियां और कौन से असर होते हैं। अधिनियम की धारा 89 के अंतर्गत जुर्माना राशि बेहद मामूली है,
जैसे कि 10,000 से लेकर 5 लाख तक, जो कि बड़े संस्थानों के लिए अप्रभावी साबित हो रही हैं। सिविल कोड जैसी शक्तियों का अभाव सीसीपीडी और एससीपीडीज को केवल सिफारिशी संस्था बना देता है। विरोधाभासी न्यायिक फैसले, मतलब कि कुछ हाईकोर्ट के आदेश उनके फैसलों को बाध्यकारी मानते हैं, जबकि अन्य नहीं मानते। इससे कानूनी भ्रम पैदा हो रहा है, असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। प्रशासनिक उदासीनता, कई सार्वजनिक संस्थान एससीपीडी और सीसीपीडी के आदेशों को नजरअंदाज कर देते हैं, चाहे बात शारीरिक पहुंच की हो, आरक्षण की या फिर शिक्षा के अधिकारों की। इससे दिव्यांग समुदाय को होने वाले नुकसान कौन से हैं? पहले तो वर्षों तक न्याय में देरी, दूसरा महंगी न्यायिक प्रक्रिया की निर्भरता, सामाजिक बहिष्कार और मानसिक आघात, और साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14 समानता, 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 21 जीवन का अधिकार का उल्लंघन हो रही है। संसद में मुख्य मांगे रखी गई हैं। इस ज्ञापन में संसद में मानसून के सत्र के दौरान 4 प्रमुख विधायी सुधारों की मांग की गई है। सीसीपीडी और एससीपीडीज को सिविल कोड जैसी शक्तियां प्रदान की जाए ताकि वे बाध्यकारी आदेश, जुर्माना वसूली और अवमानना की कार्यवाही शुरू कर सके। धारा 89 में जुर्माने की राशि बढ़ाई जाए। संस्थागत उल्लंघनों और बार बार के उल्लंघन पर 1 करोड़ तक की राशि निर्धारित की जाए। निश्चित समय सीमा तय की जाए, जैसे कि 90 दिन, और शिकायतों का निपटारा, ताकि न्याय समयबद्ध हो सके। और चौथा, वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट लागू की जाए, जिसमें कि हर विभाग की एससीपीडी या सीसीपीडी के आदेशों के पालन की स्थिति सार्वजनिक की जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि संगठनों ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की स्थायी समिति, माननीय मंत्री और दोनों सदनों के नेताओं के साथ एक प्रतिनिधि मंडलीय बैठक की भी मांग की है, जिसे कि केस स्टडी, कानूनी विश्लेषण और रोड मैप प्रस्तुत किया जाएगा। दोस्तों, आप ये भी जान लें कि इस ज्ञापन में एकांश ट्रस्ट, सेंस इंडिया, मिशन एक्सेसिबिलिटी, बिलीव इन दी इनविजिबल, एनपीआरडी, रेडियो उड़ान, शिशु साथोरी, सीसीआई और सेंटर ऑफ एक्सेसिबिलिटी इन बिल्ट एनवायरमेंट समेत कई राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय मंच शामिल है। दोस्तों, खबर सुनते हैं अमेरिका से। ये प्रेरणादायक खबर सामने आ रही है, जिसमें लोकप्रिय ब्रॉडवे म्यूजिकल पर आधारित फिल्म विकेड 2 फॉर गुड में एक अहम किरदार नज़ारोस को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। पहले संस्करण में नज़ारोस को उसकी बहन एल्फाबा जादू से चलने की शक्ति दे देती है, लेकिन इस बार फिल्म में उस दृश्य को हटाकर एक नया दृष्टिकोण अपनाया गया है। निर्माताओं ने स्पष्ट किया है कि ये बदलाव दिव्यांगता को ठीक करने की मानसिकता से दूर जाने के लिए किया गया है। अब नज़ारोस की कहानी उसकी भावनात्मक यात्रा, स्वतंत्रता और जटिल रिश्तों पर आधारित होगी, जिससे कि उसका किरदार और भी गहराई से उभरेगा। गीतकार स्टीफन शॉर्ट्स ने कहा है कि बदलाव आज के दर्शकों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। फिल्म अब नज़ारोस को एक सम्मानजनक और यथार्थवादी रूप में प्रस्तुत करेगी, जिसमें कि उसकी दिव्यांगता को उसकी पहचान का हिस्सा माना जाएगा, न कि कोई बाधा। दिव्यांगता अधिकार समूहों और दर्शकों ने इस बदलाव की काफी सराहना की और सोशल मीडिया पर इसे सकारात्मक प्रतिनिधित्व की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि विकेड 2 फॉर गुड नवंबर 2025 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी और उम्मीद है कि ये फिल्म समावेशिता की नई मिसाल कायम करेगी। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर।
Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.390.org और साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। Hello, welcome to iWay. Our new contact number is 8800004334. Please note that our toll-free number will be discontinued soon. Kindly reach out to us on a new number. iWay में आपका स्वागत है। अब से हमारा iWay का नया नंबर है 8800004334, यानी 8800004334। कुछ समय में हमारा टोल फ्री नंबर बंद हो जाएगा। कृपया हमारे नए नंबर पर ही संपर्क करें। धन्यवाद। ये है रोशनी का कारवां। एक दिन पिंकू ने इस प्रोग्राम को सुना और उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। जब पिंकू कुमार ने 12 साल की उम्र में स्मॉल पॉक्स की वजह से अपनी दृष्टि खो दी तो सब कुछ ठहर गया। वो 2 साल कोमा में रहे। उसके बाद उन्हें नहीं पता था आगे कैसे बढ़ें। फिर एक दिन उन्होंने रेडियो पर रोशनी का कारवां सुना, iWay का एक प्रोग्राम, और तभी से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। उन्होंने iWay से संपर्क किया। iWay ने उनकी पढ़ाई फिर से शुरू करने में मदद की।
जहां उन्होंने ब्रेल सीखी, मोबिलिटी सीखी और धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ी। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। 10वीं क्लास में पिंकू ने बैंक अकाउंट खोलने की कोशिश की। उन्हें कई बार मना किया गया और कई बार तो बाहर निकाल दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दृष्टिबाधित थे। लेकिन आईवी के समर्थन से उन्होंने हार नहीं मानी। उस अनुभव ने उनके लिए एक नया लक्ष्य जगाया, बैंकिंग में करियर। आज पिंकू लुधियाना के कैनरा बैंक में क्लर्क के रूप में काम करते हैं और वो सुनिश्चित करते हैं कि कोई और ऐसा अनुभव ना करे। अगर आप दृष्टिबाधित हैं या दृष्टिबाधिता से संबंधित किसी भी मार्गदर्शन की ज़रूरत है तो आईवे हेल्प डेस्क पर कॉल करें। हमारा नंबर है 8800004334 यानी 8800004334। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, खबर सुनते हैं ओडिशा भुवनेश्वर से। ये एक अहम खबर मानी जा रही है क्योंकि मेडिकल काउंसिल कमेटी यानी कि एमसीसी ने इस वर्ष ओडिशा में दिव्यांग एमबीबीएस और बीडीएस उम्मीदवारों की मेडिकल जांच प्रक्रिया को रोक दिया है। इसका मतलब ये है कि अब इन छात्रों को नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे अन्य शहरों में जाकर स्वास्थ्य परीक्षण करना होगा। पहले कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज में ये जांच हो रही थी, लेकिन एमएमसी की नई अधिसूचना के बाद ये सुविधा बंद कर दी गई है। इससे दिव्यांग छात्रों में चिंता का माहौल है, खासकर उन छात्रों में जिनके पास सीमित संसाधन हैं। एमसीसी ने केवल 16 अस्पतालों को निरीक्षण केंद्र के रूप में चिन्हित किया है। इनमें शामिल हैं नई दिल्ली ABVIMS एंड RML, LHMC, VMMC, सफदरजंग, मुंबई में AIPMR, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज, JJ मेडिकल अस्पताल, कोलकाता IPGMER, चेन्नई मद्रास मेडिकल कॉलेज, साथ ही त्रिपुरा, गोवा, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, चंडीगढ़, इन राज्यों में भी कुछ केंद्र निर्धारित किए गए हैं। ये निर्णय ऐसे समय में आया है जबकि नीट यूजी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये कदम समावेशी शिक्षा की भावना के खिलाफ है और दिव्यांग छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है। दोस्तों, खबर सुनते हैं नई दिल्ली से। ये प्रेरणादायक खबर सामने आ रही है जहां पर डॉक्टर पंकज मारू की 5.5 साल की लड़ाई आखिर रंग लाई है। भारतीय रेलवे ने अपने रियायत प्रमाण पत्र में मानसिक रूप से विकलांग जैसे अपमानजनक शब्द को बदलकर अब बौद्धिक विकलांगता शब्द बना दिया है। डॉक्टर मारू की बेटी 65% बौद्धिक रूप से विकलांग है और उन्हें 2019 में जो रेलवे रियायत पत्र मिला था उसमें दर्ज शब्दों ने उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई। इसके बाद उन्होंने रेलवे बोर्ड, पश्चिमी क्षेत्र और मुख्य आयुक्त न्यायालय CCPD तक अपनी शिकायत पहुंचाई। 9 मई 2025 को रेलवे मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया कि अब मानसिक रूप से मंद व्यक्ति जो बिना अनुरक्षक के यात्रा नहीं कर सकते हैं की जगह बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्ति इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ये बदलाव 1 जून 2025 से लागू हो चुका है। दोस्तों, डॉक्टर मारू ने कहा कि ये सिर्फ मेरी बेटी के लिए नहीं बल्कि देश भर के करोड़ों दिव्यांगजनों के सम्मान की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने UNCRPD और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का हवाला देते हुए कहा कि भाषा में सम्मान जरूरी है। रेलवे ने ये भी स्पष्ट किया है कि पुराने प्रमाण पत्र वैधता अवधि तक ही मान्य रहेंगे और ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म्स में भी आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। प्रत्येक स्टेशन पर संशोधित परफॉर्मा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। हजरतगंज थाना क्षेत्र में 21 जुलाई की रात पड़ोस में रहने वाले 3 युवकों ने 13 वर्षीय दिव्यांग दलित किशोरी को घर से बहला फुसलाकर उठाया और होटल में ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया। घटना के बाद आरोपी किशोरी को घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। मंगलवार सुबह किशोरी की बड़ी बहन ने उसके खून से सने कपड़े और शरीर पर चोटों के निशान देखे। पूछताछ में किशोरी ने इशारों से तीनों आरोपियों की पहचान बताई।
हजरतगंज थाने में पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 376D के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सहायक पुलिस आयुक्त विकास जायसवाल ने बताया कि तीनों आरोपी हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ जारी है। किशोरी की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी फुटेज और सर्विलेंस डेटा की मदद से जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि किशोरी ने इशारों से रास्ता बताया था, जिसके आधार पर सभी कैमरास की फुटेज खंगाली जा रही है। दोस्तों, ये घटना न केवल दिव्यांगता बल्कि जागतिक भेदभाव और महिला सुरक्षा के मुद्दों को भी उजागर कर रही है। समाज और प्रशासन को मिलकर ऐसे मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में, जहां हम सुन रहे हैं डिसेबिलिटी जगत से आ रही तमाम लेटेस्ट अपडेट्स, तमाम लेटेस्ट खबरें। और अब प्रोग्राम में वक्त हो चला है DPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सुनने का। आप इस वक्त सुन रहे हैं आरजे गौरी की आवाज में रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेक्शन की। देखते हैं पहली पोस्ट कौन सी है। डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही ये पोस्ट है दिव्यांगजनों की सुविधा को लेकर छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के सराहनीय दौरे के बारे में। सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी ने गेट लैब और पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया है। 12 जुलाई 2025 को भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी ने छत्तीसगढ़ सरकार के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित सेरेब्रल पाल्सी गेट लैब और फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर का निरीक्षण किया। इस मौके पर निर्देशक समाज कल्याण श्रीमती रोकतिमा यादव, IAS, डॉक्टर BV राजकुमार, डॉक्टर स्मिता महोभिया, श्री भूपेंद्र पांडे, श्री शरद तिवारी और श्री श्याम सुंदर रैदास समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। ये लैब राज्य के दिव्यांगजनों को निःशुल्क हाईटेक फिजियोथेरेपी सेवाएं प्रदान करती है। श्री अग्रवाल ने वहां की सेवाओं और प्रक्रियाओं का, विभिन्न विकलांगता स्थितियों में सहायताओं का और फॉलो अप की व्यवस्था का निरीक्षण किया और विस्तार से चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से डायनामिक स्टेयरकेस जैसे उपकरण की प्रशंसा भी की, जिसे उन्होंने पहली बार देखा था। उन्होंने केंद्र में तकनीकी उन्नयन की सराहना की और इसे देश के अग्रणी फिजियोथेरेपी केंद्रों में से एक बताया। इसके बाद उन्होंने पास ही स्थित फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर का दौरा भी किया, जो कि निःशुल्क कृत्रिम अंग, ऑर्थोटिक और प्रोस्थेटिक उपकरणों का निर्माण और अनुकूलन करते हैं। यहाँ उन्होंने इंजीनियरों से बातें की और निर्माण की प्रक्रिया, कच्चा माल और तकनीकी दक्षता का निरीक्षण किया। विशेष रूप से CP बच्चों के लिए कस्टमाइज्ड CP चेयर और स्टैंडिंग फ्रेम जैसी सेवाओं को देखकर वे बेहद प्रभावित हुए। श्री अग्रवाल ने सुझाव दिया कि इसे लागू करते समय उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई मशीनें और उपकरण जोड़े जाए। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस उन्नयन में पूरा साथ देगा। उन्होंने सेवा लेने के लिए लोगों को केंद्र तक पहुंचने में आने वाली परिवहन लागत पर चिंता जताई। साथ ही ये भी कहा कि निजी केंद्रों की तुलना में यहाँ की निःशुल्क सेवाएं बहुत अधिक किफायती और प्रभावी भी हैं। अंततः उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के अतिथि सत्कार के लिए धन्यवाद किया और अधिकारियों को कानपुर स्थित एलिम्को केंद्र का दौरा करने का आमंत्रण दिया, ताकि वे डिवाइस निर्माण और असेंबली की राष्ट्रीय प्रक्रियाओं से जुड़ सके। दोस्तों, इस समय की कई सारी तस्वीरें इस पोस्ट के साथ पूरे सोशल मीडिया पर साझा की गई है, जिसमें के फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर के कार्यालय संयुक्त संचालक के मुख्य कार्यालय के सामने कई मान्यवर अधिकारी गण उपस्थित नजर आते हैं। विविध विभागों की गई समीक्षा और विविध विभागों को श्री अग्रवाल जी ने भेंट दी, इसकी भी काफी सारी तस्वीरें इस पोस्ट के साथ साझा की गई हैं। कई तस्वीरों में श्री राजेश अग्रवाल कर्मचारियों से बात कर जगह और मशीनरी के बारे में अधिक जानकारी लेते हुए दिखाई पड़ते हैं।
इसके पश्चात डिपार्टमेंट अगली पोस्ट शेयर करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के बारे में। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण के हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के बारे में डिपार्टमेंट लगातार आपके आवेदन, आपके नामांकन भेजने के लिए ये पोस्ट कर रहा है, जिसमें कि बताया गया है कि आवेदन या नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं और ये पोर्टल है www.awards.gov.in। याद रहे www.awards.gov.in। इस पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं 31 जुलाई 2025 तक। साथ ही डिपार्टमेंट इसके साथ एक मैसेज लिखते हैं। मैसेज में लिखा गया है, राष्ट्रीय पुरस्कार 2025, अब आपकी बारी है चमकने की। क्या आपने या आपके संस्थान ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण, शिक्षा, पुनर्वास, रोजगार या समावेशिता के क्षेत्र में कोई ऐसा काम किया है जो दूसरों के लिए मिसाल बन सके? अब मौका है अपने इन प्रयासों को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने का। भारत सरकार हर वर्ष दिव्यांगजन सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करती है। नामांकन की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2025। ये बढ़ा दी गई है 31 जुलाई 2025 तक। अब आप अपने नामांकन भेज सकते हैं www.awards.gov.in पर। आपका समर्पण बन सकता है देश की प्रेरणा। इसके पश्चात अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट बताते हैं बदायूं उत्तर प्रदेश में की गई एक नई पहल के बारे में। सेवाओं की ओर एक नया कदम, सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ता भारत। आज राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में 75वें प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र PMDA का उद्घाटन माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी के कर कमलों के द्वारा संपन्न किया गया। ये केंद्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की #एडिप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करेगा। ये केंद्र बदायूं व आसपास के जनपदों के दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरणों की निःशुल्क जांच, मूल्यांकन, वितरण एवं अनुवर्ती सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इससे क्षेत्रीय स्तर पर लाभार्थियों को बड़ी सुविधा प्राप्त होगी और उनका जीवन और अधिक आत्मनिर्भर बन पाएगा। दोस्तों, इस समय की कई सारी तस्वीरें भी डिपार्टमेंट ने इस पोस्ट के साथ साझा की हैं, जिसमें कि ट्राइसिकल का वितरण, अधिकारियों और दिव्यांगजनों के बीच खुली बातचीत, वृक्षारोपण के समारोह की तस्वीर और कई मान्यवर अधिकारियों की तस्वीर साझा की गई है। स्वच्छता पखवाड़े के बारे में अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, स्वच्छता ही सच्ची सेवा है, आइए मिलकर बनाएं एक स्वस्थ और सुंदर भारत। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज MSJE में आज स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। याद रखें, स्वच्छता सिर्फ एक अभियान नहीं है, हमारी जीवन शैली है। छोटी छोटी आदतें बदले, बड़ा बदलाव लाएं। अपने घर, कार्यस्थल और आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखें। हमारा संकल्प है, न फैलाएंगे गंदगी, न फैलने देंगे। स्वच्छता को बनाएंगे अपनी पहचान। आप भी जुटे, एक फोटो या वीडियो पोस्ट शेयर करें कि कैसे आप स्वच्छता में योगदान दे रहे हैं। हैशटैग है स्वच्छता मेरी जिम्मेदारी, स्वच्छ भारत सशक्त भारत। अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट एक्सेसिबिलिटी के बारे में जागरूकता फैलाते हुए कहते हैं, सुलभता यानी एक्सेसिबिलिटी कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, ये अधिकार है। सार्वभौमिक डिजाइन सभी के लिए समान पहुंच, सम्मान और स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, चाहे वे चल रहे हो, लुढ़क रहे हो, सुन रहे हो या देख रहे हो। ऐसा डिजाइन जो स्मार्ट, संवेदनशील और निर्बाध हो। इसी के साथ जुड़े एक ग्राफिक के माध्यम से एक्सेसिबिलिटी के बारे में अधिक जानकारी देते हुए डिपार्टमेंट लिखते हैं, यूनिवर्सल डिजाइन, surface textures on footpath to facilitate directions for individuals with visual impairment, buttons on phone, key 5 and computer keyboards, key F and J,
that can be distinguished with touch, low-floor buses that are equipped with ramps, subtitles on TV, pedestrian crossing, displaying walk, also make noises to help those with visual impairments, visual and audio alerts for passengers in public transports, braille on lift buttons, flat ground level entrance for public buildings. इसके बारे में एक सर्कुलर चार्ट बनाते हुए ये सारी जानकारी लिखी गई है और इस सर्कल के मध्य में लिखा गया है, यूनिवर्सल डिजाइन्स include broad spectrum of ideas meant to produce buildings, products and environments that are inherently accessible to people with or without disabilities. These designs of products and environments are usable by all people to the greatest extent possible without the need for adaptation or social design. Hashtag universal design, hashtag accessible for everyone, hashtag equal by design. अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में याद दिलाते हुए फिर से एक बार ये पोस्ट साझा करते हुए डिपार्टमेंट लिखते हैं, छात्रवृत्ति योजना 2025-26 दिव्यांग छात्रों के लिए सुनहरा अवसर। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और उच्च शिक्षा छात्रवृत्तियों के माध्यम से दिव्यांग छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आत्मनिर्भरता और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने का अवसर मिल रहा है। ये केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में समावेशिता और सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम है। तो अभी आवेदन करें scholarships.gov.in पर। याद रहे, दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना 2025-26 प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 31 अगस्त 2025 और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति उच्च श्रेणी के लिए शिक्षा छात्रवृत्ति की आखिरी आवेदन की तिथि है 31 अक्टूबर 2025। इसके पश्चात अपनी पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं कि आज दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में समावेशन की एक नई और जीवंत झलक देखने को मिली। दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले फोटोग्राफर विकी रॉय द्वारा 21 दिव्यांगता श्रेणियों के व्यक्तियों की जिंदगियों को संजोती भावनात्मक फोटो प्रदर्शनी और दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए विशेष तौर पर बनाई गई टेक्सटाइल सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने विभाग के परिसर में उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिव्यांग चित्रकार ऐश्वर्य, शबनम और आरती जैसी प्रेरणादायी हस्तियों ने भी अपनी उपस्थिति से इस आयोजन को जीवंत बनाया। इस अवसर पर श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि समावेशी वातावरण आज की जरूरत है। दिव्यांगजनों को सम्मान के साथ समान अवसर देना भी हमारा दायित्व है। समावेशिता एक रचनात्मक पहल। दोस्तों, इस समय की कई सुंदर तस्वीरें इस पोस्ट के साथ साझा की गई हैं, जो कि सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो इसी के साथ आज का DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन यहीं समाप्त होता है और साथ ही साथ समाप्त होता है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स भी। लेकिन रुकिए, जाइए नहीं, सुनते जाइए हमारी आज की हेडलाइंस फिर से एक बार। नेशनल मेडिकल कमीशन ने जारी की अंतरिम गाइडलाइंस, दिव्यांग उम्मीदवारों को मिलेगा MBBS में दाखिले का नया रास्ता। हाल ही में आया दिल्ली हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, हाई BP और डायबिटीज को माना गया दिव्यांगता, वायुसेना अधिकारी को मिली डबल पेंशन। दिव्यांगों के अधिकारों को मजबूत करने के लिए संसद को भेजा गया सामूहिक ज्ञापन, RPWD अधिनियम की ताकत बढ़ाने की मांग। झारखंड में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र का खुलासा, दिव्यांगजन के अधिकारों पर संकट। दिव्यांग CA से अभद्रता करना पड़ गया भारी, हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने गृह विभाग पर लगाया 50,000 रुपए का जुर्माना। हॉलीवुड की फिल्म विकेट 2 में दिव्यांगता को लेकर बड़ा बदलाव, दर्शकों ने सराहा नया दृष्टिकोण। ओडिशा में दिव्यांग MBBS उम्मीदवारों की मेडिकल जांच अब से बंद, अब से दूसरे राज्यों में जाना होगा।
रेलवे ने बदला अपमानजनक शब्द, अब मानसिक रूप से विकलांग नहीं, बौद्धिक विकलांगता होगा दर्ज। लखनऊ के हजरतगंज में 13 वर्षीय दिव्यांग दलित किशोर